हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में चर्चा किया हुआ था कि आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उन सभी चैप्टरों की जो बहुविकल्पी यानी जिसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इनको लगाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बहुत ही मज़ा लीजिए और मज़ा तभी आप ले पाएंगे जब भी क्वेश्चंस लगाने बैठें अपने साथ एक रफ़ कॉपी और एक पेन के साथ ज़रूर बैठें। आप क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा, क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा ये ज़रूर आप लोग अनुमान लगाएं। और अनुमान डायरेक्टली ऐसे थोड़ी बता देना कि हाँ ए बी है सी है डी, ऐसे नहीं। आपको उसमें देखना है कि क्वेश्चन लगा करके ना, जब लगा करके आप क्वेश्चन देखेंगे और आपका क्वेश्चन और ये मेरा वाला क्वेश्चन का आंसर दोनों मैच खा गया तो समझो क्या गजब मज़ा है ना। तो मज़ा लेने के लिए भाई तैयार हो जाइए और यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है और किस तरीके से करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। आप चीज़ों को सीखते चलें और आगे बढ़ते चलें। चलिए भाई, आप आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, तो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखो दोस्तों कितना इजी सवाल है ना, 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको देख के तो आइडिया लग ही गया होगा, आपने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, सब चैप्टर पढ़ लिए हैं, सब न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, तो ये तो आपके लिए चुटकियों वाला काम है। एकदम हल्के में लीजिए दोस्तों, एकदम हल्का क्वेश्चन है और हल्के में लेना भी है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो भाई हम लोग इसको लगाते कैसे हैं, तो सूत्र हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पे, क्यू बराबर एन ई। ये सूत्र है ना, क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पे क्यू का काम कौन कर रहा है, 8 कूलाम कर रहा है। क्यू का काम कौन कर रहा है, 8 कूलाम कर रहा है। एन का मान आपसे पूछ रहा है ना, एन का मान आपसे पूछ रहा है और एन की जगह पे क्या रख देना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश यार 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एन का मान चाहिए, तो एन बराबर यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 का क्या है, गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। जब भाग हो जाएगा तो यानी 8/1.6 × 10⁻⁻19 है ना, एकदम सही। अब देखिए क्या हो जाएगा, n बराबर दशमलव नीचे हटाना है, दशमलव क्या करना है, नीचे हटाना है, तो जीरो किधर बढ़ाना है, ऊपर बढ़ा देना है, यानी 80/16 और ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। 16×5 = 80, 5 × 10⁻19। देखो भाई ये आंसर और किताब का आंसर कोई मैच कर रहा है कि नहीं। देखें 5 × 10⁻19 पहला ही आंसर, यानी ए वाला, जितने लोगों ने ए वाला गेस किया है उन सभी लोगों को बधाई हो, यानी उन सभी लोगों का आंसर और ये वाला आंसर एकदम सही हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो कई बार बताया कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2015, 2014, 12, 9 यानी कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है ना, उसके आने की जो संभावना होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप लोग क्वेश्चन को ऐसे देखा करिए, जो क्वेश्चन बार बार आया है इसका मतलब वो क्वेश्चन और क्वेश्चनों की अपेक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। भाई मैंने बताया ना, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे होता है इसको ज़रा एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। भाई हम लोग ने कूलाम चाचा का नियम पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। यही होता है ना, ये कूलाम चाचा ने नियम बताया है, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। हमें क्या चाहिए, ε0 का मात्रक चाहिए, तो ε0 को तो ये जगह कर लो, ε0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π Q1 Q2 बटा r²। ये लाइन कैसी हुई समझ में आ गई ना। अरे भाई ε0 चाहिए था, ε0 को उधर भेज दो, ठीक है, और या इधर था या इधर आ गया, ठीक है। अब देखो 4π का कौन मात्रक होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, 4π का कोई मात्रक नहीं होता है। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम गुणे कूलाम,
कूलाम स्क्वायर, कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, घात 2 लगा देंगे, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। ये क्या है? एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। मज़ेदार क्वेश्चन था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो आपको ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी जुबान पे होना चाहिए कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों जरा एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ कि कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात है। बताओ भाई, बताए हैं कि नहीं? हमने आपको नोट पॉइंट में लिखवाया होगा। क्या लिखवाए होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल याद कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के बीच याद कर लो, और 2 प्रोटॉनों के बीच याद कर लो। हमने जब लिखवाया होगा वहाँ पे वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, लेकिन क्वेश्चन वाला तो आपसे भी चालाक निकला। क्वेश्चन वाला हम लोगों से भी चालाक निकला। वो क्या पूछ लिया है? वो पूछ लिया कि गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात। तो बताओ भाई, हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में एफ ई मतलब वैद्युत बल और एफ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में कितना पढ़े थे? 10 की घाते 43 पढ़े हैं कि नहीं? 10 की घाते 43। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के बीच में कितना पढ़े हैं? 10 की घाते 36। 2 प्रोटॉनों के बीच में कितना पढ़े हैं? 2 प्रोटॉनों के बीच में 10 की घाते 36 है। ठीक है, 10 की घाते 36, और 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के बीच में 10 की घाते 39 है। ये चीज़ आपको एकदम याद होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच 10 की घाते 43, 2 प्रोटॉनों के बीच 10 की घाते 36, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के बीच 10 की घाते 39। तो हमें पूछा क्या है? हमें यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा भाई? एक बार फिर से देख लो कि गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात, मतलब गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत बल, ये तो वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात है, लेकिन क्वेश्चन वाला उल्टा पूछ लिया है। तो उल्टा जवाब दे दो ना। देखो कैसे, एफ जी बटा एफ ई क्या हो जाएगा? ये 10 की घाते जो 43 है ना, वो माइनस में हो जाएगा। उल्टा जब हो जाएगा 10 घाते -43, बस आंसर हो गया। ठीक है, देख लो जो -43 वाला आंसर है वही आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका सही होता है। आते दोस्तों धीरे धीरे अपने चौथे वाले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, और कहाँ रखे हैं? वायु में रखे हैं। शाबाश। उन पर लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात है। वैद्युत नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप वैद्युत पढ़ रहे हो तो वैद्युत बलों का अनुपात। तो 2 आवेश दिए गए हैं और कुछ दूरी पर रखें, दूरी नहीं दिया तो कोनो दिक्कत नहीं ना। तो क्या पूछा है कि दोनों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात बता दो। अब देखो भाई कैसे लगाते हैं कि मतलब देखो ये 1 माइक्रोकूलाम का है और यहाँ पे ये 4 माइक्रोकूलाम का है। ठीक है, तो इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल का अनुपात पूछा है। इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल लगने वाला जो बल है उसी का क्या पूछा हुआ है? हमसे अनुपात पूछा हुआ है। तो क्या देखो भाई क्या दिक्कत है? इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसको मैं मान लूँ एफ डैश बराबर के स्मॉल के, Q1 का काम 1, Q2 का काम 4, दूरी नहीं पता है R मान लेते हैं। एफ डबल डैश का मान देखो क्या हो जाएगा? इसके कारण इस पर लगने वाला बल, अभी तो 1 के कारण 4 पर था, अब 4 के कारण 1 पर क्या हो जाएगा? स्मॉल के, अब की बार 4 पहले 1 बाद में बटे दूरी नहीं पता R स्क्वायर। अब ये वाला मनवा और ये वाला मनवा दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? एकदम सर दिख रहा है बराबर है। जब बराबर है तो दोनों का अनुपात क्या होगा? दोनों का अनुपात हो जाएगा सर 1:1। तो वही है आंसर सही जो आपका है आंसर 1:1। तो आपका चौथे क्वेश्चन का सी वाला आंसर आपका सही होता है। आया ना मज़ा? मज़ा ज़रूर आ रहा होगा और आप लोग इसी तरीके से मज़ा लेते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए उसको शेयर भी ज़रूर किया भी करिए कि भाई, ताकि आपको लगे कि हाँ हमारा भला हो रहा है तो कि साथ में किसी और का भी भला हो। आते हैं अपने 5 वाले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि 1 माइक्रोकूलाम तथा 5 माइक्रोकूलाम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अगली क्वेश्चनवा में चौथे वाले में दूरी नहीं दिया था, 5वें वाले में दूरी दे दिया है। ठीक है, तो दूरी पर रखे हैं तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, अरे भाई जहाँ पे R था आपकी बार 10 रख दो, दोनों मान बराबर आएगा। जब मान बराबर आएगा तो दोनों कटेगा, जब कटेगा तो क्या आएगा? 1:1। तो कौन सा आंसर सही हुआ इसका? डी वाला, 5वें का डी वाला आंसर सही हुआ, 1:1। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने छठे वाले क्वेश्चन पर। छठा वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? जरा एक बार ध्यान से पढ़ें।
तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले, क्या करने वाले, संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। आपसे दोस्तों वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा है, कैपिटल ई का मान पूछा हुआ है। जरा ये क्वेश्चन मज़ेदार है और 2017 में आया भी हुआ है। अब सोचो 2017 वाले तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत में आए होंगे, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप दिक्कत में ना आए, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो बना रहे हैं, ताकि वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आपको जल्दी रेयर केस में बहुत मिलेंगे कि कोई यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताया हो। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भाई बहुत कम मिलेंगे और उसका आनंद आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से लीजिए। तो एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं कि तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले। अब देखो भाई जरा, ये समझो हमारी कोई क्या है, तेल की बूंद है। अब ये तेल की बूंद है तो ये संतुलित कब रहेगी, जब इसके नीचे लगने वाला भार बल और ऊपर की ओर लगने वाला वैद्युत बल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है कि नहीं। भाई नीचे की तरफ कौन लगता है, कसम खाया है भार बल की, हम तो नीचे की तरफ ही लगेंगे, और ऊपर की तरफ कौन लगेगा, वैद्युत बल, मतलब नीचे की तरफ इस गोली पर नीचे की तरफ लगने वाला भार बल यानी एम जी, और इस गोली पर ऊपर की तरफ लगने वाला वैद्युत बल एफ ई, जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में हो जाएगा ना, संतुलन की अवस्था में, एकदम सर। जब संतुलन की अवस्था में हो जाएगा तो संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब एफ ई एम जी के बराबर हो, एफ ई एम जी के बराबर हो। एफ ई बराबर क्या होता है, क्यों ई होता है, अरे यार आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण, ध्यान से देखना, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल एफ ई बराबर क्यों ई होता है, एम जी, ठीक है। अब देखो क्यों, तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यहाँ पे क्या दिया है, तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ये तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश आपको कितने लोगों को लग रहा होगा कि यार सर ये तो तीन क्यों दिया है, नहीं भाई, तीन इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया है, तीन कूलाम नहीं दिया है। अगर तीन कूलाम दिया होता तो ये क्यों होता ना, ये यन है, ये क्या है, यन है। तो यानी क्यू बराबर एक और फार्मूला जो पहला क्वेश्चन अभी हमने लगाया, क्यू बराबर यन ई, यानी क्यू की जगह पे रखो यन ई और बड़का ई बराबर यम जी, ठीक है, बड़का जी यम जी, ठीक है, सही ना, हाँ सही बोल रहा हूँ। यन की जगह पे 3 रखना है, ई की जगह पे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, और हमें बड़का ई का तो मनवय निकालना है, बड़का ई का तो मनवय निकालना है बराबर यम। अच्छा भाई यम का मान कितना दिया है, यम का मान दिया 0.001 मिलीग्राम, और सर अब तो मिलीग्राम को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में, मिलीग्राम को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में। अब आपको तो किलोग्राम में चेंज करने आता ही होगा, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10 की घाते -6, ठीक है। नहीं जानते हो जान जाओ कि 1 मिलीग्राम में 10 की घाते -6 किलोग्राम होता है, ठीक है, 1 मिलीग्राम में 10 की घाते -6 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0.001 मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, एम जी मतलब मिलीग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे, मिलीग्राम की जगह पे 10 की घाते -6 कर देंगे, और इसको दशमलव हटाएंगे तो 10 की घाते -3 लिखेंगे कि नहीं, 1 गुणे 10 की घाते -3। अब -3 -6 कितना हो गया, -9। तब ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यम की जगह पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 10 की घाते -9 किलोग्राम, 10 की घाते -9 किलोग्राम। और जी का मान कुछ नहीं पता है, 10 रख देते हैं, जी का मान नहीं पता है तो 10 रख देते हैं, ठीक है भाई। 9.8 होता है, कैलकुलेशन में आसानी के लिए 10 रखो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। कैलकुलेशन को आसानी करने के लिए हमने 10 रख दिया। अब इसी को सॉल्व करना है, लेकिन सामने आंसर को देखते हुए कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम समय लगाना है, ठीक है, कम से कम समय लगाना है। अब देखो अगर मैं पहले दशमलव को सेट कर दूं, दशमलव हटा दूं, ये देखो माइनस में एक दशमलव है ना, 1 दशमलव इसको दे देंगे, हो जाएगा क्या, ये 20, क्या हो जाएगा, ये 20, एकदम सही सर, ठीक है, सही जा रहे हैं ना, ये 20 हो जाएगा। अब ये 16 3 48, अब 20 अगर ये चला गया यहाँ पे, 20 जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा भाई 11, 10 की घाते क्या बचेगा, यहाँ -20 माइनस हुआ, उधर गया 20 प्लस में हुआ, प्लस में 20 और माइनस में 9, कितना हुआ, प्लस में 11, ठीक है। अब 16 3 48, 10/48 गुणे 10 की घाते 11, सही है ना, 10 की घाते 11। अब यही हमें भाग देना है, अब 11 घात देखना है
कि देखो भाई हमें कौन सा 11 घात वाला प्लस में दिख रहा है, 11 घात वाला प्लस में देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये 10 में। मतलब इसका मतलब है कि अगर आप इसको एक जीरो दे रहे हो, यानी 100/48 गुणे 10 की घाते 10। अब 48 से 100 में भाग देने की जरूरत ही नहीं है। अब 10 की घाते 10 जो दिख गया वही आपका सही है, वही आपका क्या है, सही है। तो दोस्तों आपको जब एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपके एग्जाम में आते हैं एक नंबर के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन को चूज करने के लिए बहुत वहाँ पे आपको जुझारूपन बनना नहीं है कि हर क्वेश्चन को बढ़िया से लगाएं तब जाके देखें इसका आंसर कौन आया तब जाके उसको टिक करें, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला 2.04 गुणे 10 की घाते 10 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि 6 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने 7वें वाले क्वेश्चन पर। 7वां वाला क्वेश्चन भाई एक बार ज़रा पढ़ो, देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, सोचो ज़रा, ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी एक नंबर में आ जाते हैं। मतलब ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो लगता है कि ये एक नंबर देना नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको एक नंबर भी छीनना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, देखिए ज़रा 7वां क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर, कोई वर्ग है, उस वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल क्यों रखे हैं। कोई वर्ग है, उस वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल क्यों रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यों रखे हैं। यदि किसी क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का मान चारों में से कौन सा होगा, वही आपको बता देना है। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा इस पे आप लोग एकदम बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कोई वर्ग है ना, क्वेश्चन को आप लोग एक बार पीछे करके फिर से बढ़िया से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद मेरे साथ जरूर ट्राई किया करिए भाई। एक वर्ग है, वर्ग सब लोग जानते हो कि वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोई वर्ग हो गया, इसकी चारों भुजा। कह रहा है इसकी दो विपरीत कोणों पर, मतलब मान लिया ये विपरीत कोना इस पर क्यों है और इस पर क्यों है, दो विपरीत कोणों पर क्या रखे हैं, कैपिटल क्यों आवेश रखे गए हैं, और दो विपरीत कोणों पर स्मॉल क्यों आवेश रखे गए हैं। ठीक है, दो विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यों और दो विपरीत कोणों पर स्मॉल क्यों आवेश रखे गए हैं। पूछ क्या रहा है, इस किसी भी क्यू पर, चाहे इस वाले क्यू पर चाहे इस वाले बड़के क्यू पर, बड़के क्यू पर नेट बल कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है। अब देखो जरा, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये वाला इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उसके बल की दिशा इधर हो गई। ठीक है, ये वाला ये प्लस है ये प्लस है, इस पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसकी दिशा इधर हो गई। अगर दोस्तों मैं पूछूं इन दोनों बलों का परिणामी जो बल होगा उसकी डायरेक्शन बोले तो दिशा, उसकी दिशा किधर हो जाएगी, उसकी दिशा हो जाएगी ये, हो जाएगी नहीं, ये इसकी दिशा हो गई, किसकी, इस वाले बल की दिशा हो गई। अगर इसकी दिशा ये है तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा। परिमाण देखो भाई कैसे निकाल देते हैं। परिमाण निकालने के लिए हमने बताया है कि जब दो बल अगर एक दूसरे से कुछ कोण बना रहे हों तब उनके निकालने के लिए फार्मूला है F बराबर करडी में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये हम लोग फार्मूला पढ़े ना, एकदम पढ़े फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पूछूँ थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री है और cos 90 का मान क्या होता है 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2F1 F2 cos थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। बचा आपका F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। अब बताओ भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस समान होगी, ये मान लिया, दोनों की भाई वर्ग है ना, वर्ग है तो डिस्टेंस समान होगी, चारों भुजा बराबर होगी। अच्छा, आवेश ये क्यों ये क्यों ये क्यों ये क्यों, मतलब आवेश भी बराबर डिस्टेंस भी बराबर, तो बला आपस में बराबर होंगे कि नहीं, एकदम बराबर होंगे। तो F1 F2 कहाँ को लिखें, F लिख देते हैं। तो F1 स्क्वायर जगह पे F2 स्क्वायर जगह पे एक F 2F स्क्वायर। तो F बराबर करड़ी में क्या हो गया 2F, इसको F डैश मान लेते हैं ना, 2F स्क्वायर, जो अंदर स्क्वायर होता है वह बाहर चला आता है, F करड़ी में 2। मतलब इन दोनों बलों का जो परिणामी बल आया है वह क्या आया है कि F करड़ी में 2 आया है। क्या आया है, F करड़ी में 2 आया है।
ठीक है। अच्छा अभी अभी क्या बचा है, अभी इसके कारण इस पर लगने वाला बल, देखो इस वाले के कारण इस पर लगने वाला बल, ठीक है, इस वाले आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल। अच्छा इसकी ये प्लस है, ये प्लस है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। अब देखो दोस्तों इन दोनों का परिणामी बल ये वाला, इसका वाला बल ये वाला, दोनों बल क्या है, एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। विपरीत दिशा में होते तो घट जाते, ठीक है। तो एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, तब जुड़ जाएंगे तो मान लेते हैं परिणामी बल को एफ डबल डैश, एफ डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश प्लस ये वाले बल का मान। अब ये वाले बल का मान क्या होगा भाई, के क्यों 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 गुणे क्यों बड़का क्यों दोनों है तो क्यों स्क्वायर बटे डिस्टेंस। अब सवाल उठता है कि ये डिस्टेंस वह कितना होगा, ये डिस्टेंस वह कितना होगा। भाई मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है भुजा करड़ी में 2। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा करड़ी में 2। भुजा क्या है, ए, भुजा क्या भाई ए, ठीक है, और करड़ी में 2। अब हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हो जाएगी गायब। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर गुणे 2, ठीक है, यानी 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे फिर आते दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा था कि नेट परिणामी बल, देखो यदि किसी क्यू पर नेट परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, मतलब एफ डबल डैश क्या है, नेट परिणामी बल है, और यही नेट परिणामी बल क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य है। यानी एफ डबल डैश का मान रखना है 0 और एफ डैश की जगह पे रखना है एफ करड़ी में 2। अच्छा एफ का मान क्या होगा, एफ का मान क्या होगा भाई। आप लोग सोच रहे हो सर 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ये 5 नंबर का है। भाई मेरे है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन दे दिया है 1 नंबर में। अब दे दिया तो करना तो हमारा कर्तव्य है ना। अगर 1 नंबर का आएगा क्या छोड़ के आओगे, नहीं ना, कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे कोई ना कोई ऑप्शन मारोगे ही। लेकिन अगर आप लगा के, अगर आपके पास टाइम है तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते, भाई आपके बड़े नंबर भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, डरना नहीं है। यह डैश जगह पे के क्यों क्यों बटा ए स्क्वायर करने में 2, ठीक है, प्लस के क्यों स्क्वायर बटा के क्यों स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इधर तो 0, इधर कुछ मतलब नहीं है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, के कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, ये बड़का क्यों कॉमन दिख रहा है, निचवा a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। बचा क्या, बचा हमारा स्मॉल क्यों करने में 2 प्लस बड़का क्यों बटा 2, ये बचा भाई, ठीक है, ये बचा ना, एकदम बचा सर। अच्छा अगर मैं इसको इधर भेज दूँ, इधर 0 है तो इधर वाले जब इधर जाएंगे तो सब 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, क्यों करड़ी में 2 प्लस क्यों बटा 2 बराबर 0, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, बड़का क्यों बटा छोटका क्यों, ठीक है, तो बड़का क्यों बटा 2 बराबर माइनस छोटका क्यों करड़ी में 2, ठीक है, तो बड़का क्यों बटा छोटका क्यों बराबर माइनस 2 करड़ी में 2। तो ये जो आंसर आपको मिलेगा कौन सा, 2 करड़ी में 2, वो वाला आपको सही लगेगा। सही क्या भाई, सही है, लगेगा क्या, वो आपको तो भाई सब लग रहा होगा सही भी लगाने से पहले ना। तो ये आपका आंसर था जो कि 1 नंबर में था, लेकिन आना चाहिए किस में, 5 नंबर में। तो भाई क्वेश्चन वाले की मर्जी है यार, वो कैसे भी कुछ दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन दोस्तों, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। वो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले एक बार प्यार से पढ़िए जरा। क्वेश्चन लिखा है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित 2 समरूप धातु के गोलों पर आवेश, निश्चित दूरी r दिया है, उस दूरी पर 2 धातु के गोले हैं और उन पर 4 क्यों और 2 क्यों आवेश है। गोलों के बीच आकर्षण बल या पे, चलो भाई कोई बात नहीं, अभी तक तो सही है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, मतलब टच करा करके, ठीक है, अटैच कर दिया जाए, टच करा कर, ठीक है, टच करा कर क्या कर दिया जाए, पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल, देखो भाई कह रहा है कि 2 धातु के गोले थे, उन पर इतना इतना आवेश है और उनके बीच बल F है। अब उन दोनों को टच करा दिया जाए, जब टच करा दिया जाए तो अब बल कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है। चलो भाई देख तो जरा, जो 2 धातु के जो गोले थे, एक 4 क्यों का है, एक -2 क्यों का है, इनके बीच की दूरी कितनी है, बोल दो भाई r है। इनके बीच बल कितना है, F। अगर मैं पूछूँ F का मनवा क्या हो जाएगा, स्मॉल के Q1 Q2, Q1 का काम 4 क्यों, Q2 का काम 2 क्यों बटा r स्क्वायर। कितने लोग सोच रहे हैं सर माइनस क्यों नहीं लिया, अरे भाई माइनस नहीं लिया जाता है, केवल परिमाण लिया जाता है कि नहीं, यस। यह बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल के 4 दूनी 8 क्यू स्क्वायर बटा r स्क्वायर। जब डिस्टेंस r थी, जब उन लोगों को टच नहीं कराया गया तब बल का मान इतना आया। अच्छा जब टच करा देंगे, जब टच हो जाएगा तो क्या होगा,
जब टच हो जाएगा तो क्या होगा, देखो भाई दोनों आवेश थे ना, जब टच हो जाएंगे तो उभयनिष्ठ आवेश निकाल लिया जाता है। क्या सुना आपने, उभयनिष्ठ आवेश निकाल लिया जाता है। देखो भाई 4Q माइनस 2Q माइनस 2Q बटा 2, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2/2, क्या आ गया, क्यों। अब दोनों गोलों का आवेश क्या हो गया, क्यों हो गया। यानी पहला वाला गोला दूसरा वाला गोला, पहला वाले गोले का आवेश क्यों, दूसरे वाले गोले का आवेश क्यों, उनके बीच की दूरियां अब आ रहे हैं, दूरियां अभी भी क्या है, आ रही है। अब बल बताओ भाई क्या हो जाएगा, स्मॉल के क्यों 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 स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब इसमें और इसमें दोनों का अनुपात निकाल लो, यानी इसको मान लो यफ, इसको मान लो यफ डैश, ठीक है। यफ बटा यफ डैश बराबर, सब कट जाएंगे, ऊपर रह जाएगा 8। अब आपसे पूछा कि अब बल कितना होगा, अब वाला आपने यफ डैश माना है, यफ डैश का मनवा क्या हो जाएगा, यफ डैश का मनवा हो जाएगा यफ बटा 8, यफ डैश का मनवा हो जाएगा यफ बटा 8। तो यफ बटा 8 देखो ऑप्शन में कोई मिला कि नहीं, अरे सर मिला, कौन सा मिला, बधाई हो आपको, डी वाला मिल गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने 8 क्वेश्चन धीरे धीरे मज़ेदार तरीके से लगाया। इसमें से आपने देखा 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई देखो, जब आप एक एक नंबर के सब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा लंबे मिलेंगे, और लंबे नहीं मिलेंगे तो मज़ा कहाँ से आएगा भाई। ये हमेशा एक ही चीज़, हमेशा क्या आपको छेना पसंद है, हमेशा रसगुल्ला पसंद है, नहीं ना, कभी कभी चटनी भी खाने में मज़ा आती है, ठीक है। हालांकि हमेशा खाने में मज़ा आती नहीं, लेकिन कभी कभी मज़ा आती है। तो वैसे ये भी है, कभी कभी आप लोग को थोड़ा टफ़ क्वेश्चन मिल जाया करते हैं, और टफ़ क्वेश्चंस को लगाने का मज़ा ही कुछ और है कि नहीं, एकदम मज़ा है। अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे अपने 9वें वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। 9वां वाला क्वेश्चन आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि भाई ये हाँ अब दिख रहा होगा अच्छे से ना। चलो भाई अच्छे से दिख रहा है, तो अच्छे से दिख रहा तो अच्छे से पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई। देखो भाई ज़रा पढ़ते हैं, दो समान आवेशों प्लस क्यों नहीं सर, बड़का क्यों, दो समान आवेशों बड़का क्यों तथा बड़का क्यों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल क्यों को रख दिया जाता है। चलो भाई कोई बात नहीं, रख दिया गया। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यों का मान होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। और समझो पहले, ठीक है, कैसे लगाया जा रहा है, ठीक है। पहले हम लोग फिगर समझते हैं, भाई देखो कैसे फिगर समझते हैं। कह रहा है कि एक बड़का क्यों यहाँ पर है, एक बड़का क्यों यहाँ पर है, ये दो बड़का क्यों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हो गई। कह रहा है इनके बीच में एक छोटका क्यों रख दिया जाता है, ठीक है, इनके बीच में एक छोटका क्यों रख दिया गया है। कह रहा है कि यह जो है, अगर छोटका क्यों का मान कितना होगा कि इन पर लगने वाला बल बैलेंस में होगा, संतुलन में होगा। तो भाई बैलेंस में तभी होगा जब इस बड़के वाले के कारण बड़के आवेश पर लगने वाला, बड़के क्यों के कारण बड़के क्यों पर लगने वाला बल, और इसके कारण इस पर लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बड़का क्यों बटा दूरी नहीं पता है, मान लिया r। अच्छा मध्य में कहा है, इसके मध्य में कहा है, बताओ भाई r का आधा r/2, r का आधा क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा भाई इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यों गुणे कैपिटल क्यों बटा r/2 का होल स्क्वायर। देखो भाई तमाम लोग कट रहे हैं, तमाम लोग कुर्बानी दे रहे हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक क्यों से कट गया, r स्क्वायर से कट गया। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर बचा है, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और 4 निचवा है तो चला जाएगा ऊपर, 4 निचवा चला जाएगा ऊपर। क्यों बटा कुछ नहीं बचा, तो क्या ज़रूरत है लिखने की, यहाँ पे 4 क्यों बचा है। आपसे स्मॉल क्यों का मान पूछा था, स्मॉल क्यों बराबर क्यों/4, स्मॉल क्यों बराबर क्या आ गया, क्यों/4। अच्छा दोस्तों देखो यहाँ पे कह रहा है कि माइनस में भी दिया है, प्लस में भी दिया है। हमारा आंसर तो अभी निकालने पे क्या आया है, प्लस आया है, लेकिन बैलेंस में तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे। देखो ये बीच में है ना, इसके कारण इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल इधर की तरफ हो गया, इसके कारण इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल इधर की तरफ हो गया। तो ये बैलेंस में भी नहीं हुआ, ये बैलेंस में नहीं हुआ। बैलेंस में तब होगा जब दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, जब दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो एक ही दिशा में कब होंगे, जब ये माइनस होगा, जब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है।
अगर ये माइनस हो जाएगा तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल आकर्षण बल हो जाएगा। अब एक ही दिशा में हो गया, तो यानी क्यू का मान क्या हो जाएगा, -q/4। क्यू का मान क्या हो जाएगा, -q/4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का तो था, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आया होगा ये अजीब टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, ये थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन थे मुझे जहाँ तक लग रहा था। आगे क्वेश्चंस आपको आसान आसान मिलने वाले हैं, बस देखते रहिए। ठीक है, बने रहिए मस्ती से और मजाक से, और हर चीज़ से आप लोग एकदम समझते रहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को ये मत देखो भाई बहुत टफ क्वेश्चंस है, ठीक ना, थोड़ा प्रयास करोगे आपको ज़रूर आएगा। और आप देख भी रहे हो कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सब देखो, देख रहे हो इधर ना, कितनी बार पूछा हुआ है, कितनी बार पूछा हुआ है, सब क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। यानी ये पहले जो चैप्टर का या एक नंबर का जो क्वेश्चंस है, यह क्वेश्चंस आपको अति लघुत्तरी में तो मिलेगा, बहुविकल्पी में तो मिल ही रहा है, साथ में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अति लघुत्तरी में भी मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमको अति लघुत्तरी में भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में था, फिर के परावर्तनांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। मतलब जितनी दूरी पर वायु में था ना, उतनी दूरी पर के परावर्तनांक वाले कोनों माध्यम में रख दिया गया है। दोनों दशाओं में उनके बीच लगने वाले जो बल है, बल का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। केवल देखो भाई जरा, देखो जब वायु में रखा था तब बल मान ले F बराबर 1/4πε0। दो आवेश है, मान लेते Q1 Q2/r²। अब अगर इन दोनों को कोनों माध्यम में रख दिया जाए तो Fm हो जाएगा। Fm बराबर 1/4πε0 बढ़ा के Q1 Q2/r² होगा कि नहीं, Q1 Q2/r²। अब बताओ भाई, जब दोनों का भाग देंगे तो ये बड़का के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो बड़का के अनुपाती एक, सब बाकी सब सही। तो कैपिटल के अनुपाती एक कौन ऑप्शन मिल रहा है, यस सर, बी वाला मिला। तो बी वाला आंसर आपका क्या है, सही है। बी वाला आंसर आपका क्या है, सही है। ठीक है, आते भाई अपने 11 वाले क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक हो सकता है। अरे भाई मैंने आपको बताया है 3 चीज़, क्या कि वायु या निर्वात के लिए कैपिटल के का मान 1 होता है, कोई धातु है, धातु के लिए कैपिटल के का मान अनंत होता है, लेकिन कोई परावैद्युत माध्यम हो, उसी को कुचालक पदार्थ बोलते हैं, उसी को आचालक बोलते हैं, उसके लिए कैपिटल के का मान 1 से अधिक होता है। अब देखो 1 से अधिक क्या, -3 1 से अधिक है, नहीं। 0 1 से अधिक है, नहीं। 0.7 1 से अधिक है, नहीं सर, ये तो 1 से कम है। तो 1 से अधिक कौन है, 6 1 से अधिक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 6, मतलब डी वाला आंसर आपका हो गया सही। वाह सर, ऐसे सवाल मिला होता तो मज़ा आता। अरे भाई हरदम थोड़ी नहीं एक जैसा मिलेगा सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। अभी देखो, अभी जैसे जस्ट पहले हमने देखा कि जब कोनो परावैद्युत माध्यम रख दिया जाएगा तो उनके बीच में लगने वाले बल का मान Fm बराबर 1/4πε0 बढ़का के Q1 Q2/r²। बढ़का के कहाँ आया है, नीचे। जब नीचे आएगा तो मान कम हो जाता है, ऊपर आया होता तो मनवा बढ़ जाता। कहाँ आया बढ़का के, नीचे, मनवा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ गया ना, एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हो 2017 2016 2015 13 और 11, बाकी और कितनी बार पीछे आया होगा इसका कोई पता आता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अरे यार किसको नहीं याद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, कैपिटल ई बराबर F बटा क्यों, कैपिटल ई बराबर F बटा क्यों, यानी न्यूटन प्रति कूलम। वाह भाई गजब भकाए हमको, न्यूटन प्रति कूलम। इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हो हमको भाई, इतना आसान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। लो भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक उसमें भी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इसमें भी। क्या चाहता है भाई, जान लेना चाहता है का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अरे भाई देखो एक सूत्र है, नहीं पता, नहीं बताए होंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ना, हाँ बताया हूँ। ई बराबर आपको कभी बताए होंगे V/d, ई बराबर V/d। वी क्या है, बोल्ट, विभवांतर का मात्रा बोल्ट, और डी है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर हो गया, मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक ज्ञात रहेगा ना, पहला न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है,
आ जाओ भाई तीसरा वाले क्वेश्चन पर। तीसरा नहीं मतलब इसमें हम लोग धीरे धीरे अपने 15वें क्वेश्चन पर, टोटल 27 क्वेश्चन है और हम लोग आ गए हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब बताओ भाई, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। लो सर ये तो गजब हो गया, अभी तक तो आपने वैद्युत क्षेत्र का केवल एक मात्रक सिखाया था, फिर आज आपने एक और मात्रक सिखा दिया, यानी वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम, दो तो सही है, हमको तीसरा पता ही नहीं है, इसमें 4 दे दिया है। अब जब तक हमको तीसरा पता नहीं रहेगा तब तक हम कैसे पता पाएंगे कौन सा नहीं है। देखो भाई जरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है ना, न्यूटन प्रति कूलम, यानी मतलब न्यूटन, सी मतलब कूलम। अच्छा ऑप्शनवा देख लो, यहाँ पे जूल प्रति कूलम लिखा है, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। देखो वोल्ट कूलम की घात -1 लिखा है, मतलब प्रति हो गया, जहाँ -1 रहता है ना प्रति हो जाता है। ठीक है, अगर -2 रहता तो प्रति स्क्वायर हो जाता, 3 रहता तो प्रति क्यूब हो जाता। ये तो भाई आम बात है, ये तो सब लोग जानते हो। तो यहाँ पे जूल है, क्या है, जूल है। अब बताओ जूल, न्यूटन को जूल बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यूटन जूल में कब बनेगा, जब हम लोग मीटर से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, मीटर से गुणा। तो हम लोग इसमें मीटर से गुणा करते हैं। अच्छा जब ऊपरा गुणा करेंगे तो निचवा गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो निचवा वाला नाराज नहीं हो जाएगा। एकदम सर, ऊपरा गुणा करेंगे तो निचवा गुणा करेंगे। अब हम निचवा गुणा कर दिए, ऊपरा न्यूटन मीटर क्या हो गया, जूल, और निचवा क्या हो गया, कूलम मीटर, मतलब ये भी मात्रक हो गया। वाह सर गजब, जूल प्रति कूलम मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, अब ये मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा लेना है कि जूल प्रति कूलम मीटर भी क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितने मात्रक, 3 मात्रक, कौन कौन से, न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा जूल प्रति कूलम मीटर। ठीक है, आओ भाई अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। एक ही वीडियो में 27 क्वेश्चन को समेटने वाला हूँ, जिसकी हिम्मत रहेगी वही देखेंगे, बाकी कितने लोग तो डर के मारे भाग जाएंगे। तो भाई आप लोग को हिम्मत जगाना है, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है। बाकी मैं तो केवल आपको हिंट कर सकता हूँ, मैं तो केवल आपके अंदर के जो खून है उस खून को जुनून में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बाकी तो करना आपको ही है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग 15-20 मिनट वाली क्लास पसंद करते हो या तो फिर लगा दो भाई 1 घंटे वाली क्लास। अब ये आज की क्लास लगभग 1 घंटे वाली होने वाली है। ठीक है, और ये आपको लगेगा कि मैंने एक चैप्टर पूरे एक ही वीडियो में समेट दिया हुआ है, उसके एक एक नंबर के। अगला क्वेश्चन भाई बहुत शानदार, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, जो वैद्युत क्षेत्र है वह वैद्युत क्षेत्र उसी को विक्षेपित करेगा जिसमें आवेश होगा। अब बताओ भाई, एक्स किरणों में कोई आवेश होता है, न्यूट्रॉनों में कोई आवेश होता है, गामा किरणों में कोई आवेश होता है, नहीं सर। अल्फा कणों पर आवेश होता है, और कितना होता है, अल्फा कणों पर आवेश 2 गुणे इलेक्ट्रॉन यानी 2e के बराबर होता है। अल्फा कणों पर आवेश क्या होता है, 2e के बराबर होता है। तो आपका 16वें का आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, अब आते भाई हम लोग धीरे धीरे अपने 17वें क्वेश्चन पर। दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है भाई। ठीक है, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। देखो भाई, प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। तो कह रहा है कि अगर स्थित है उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। हाँ सर, वैद्युत बल बराबर होंगे, लेकिन उनकी दिशा अलग अलग होगी, क्योंकि प्रोटॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल दोनों अलग अलग हैं। भाई मान तो बराबर होंगे, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब पहला आंसर सही नहीं है। दूसरा, बलों के परिमाण बराबर होंगे। यस सर, ये सही है। क्यों, क्योंकि परिमाण जो होता है वह दिशा पे डिपेंड नहीं करता है ना, परिमाण जो होता है वह दिशा पर डिपेंड नहीं करता, मतलब परिमाण बराबर होंगे। ये वाला आंसर आपका सर सही है। 18वां क्वेश्चन आ जाओ भाई। 18वां क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान। अरे कितना आसान दिया है, अल्फा कण ने न्यूटन प्रति कूलम ई का मान दिया है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2e के बराबर होता है। मैं हल्का सा केवल हिंट करूंगा, बाकी छेद आप लोग करोगे भाई। क्यू ई, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है ना, एफ बराबर क्यू, एफ का मान पूछ रहा है, क्यू का मान, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, 2e के बराबर होता है। अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, 2e के बराबर। 2 × e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और e का मान क्या दिया, 15 × 10⁻⁴। ये सॉल्यूशन आप लोग करोगे। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन भाई बढ़िया क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को
जल की बूंद को जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मतलब n का मान 1 दिया है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इससे पहले भी आया था, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश आया था ना, हाँ। वायु में स्थिर लटका सके होगी। लो भाई क्या पूछा आपसे, वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा हुआ है। अभी हमने बताया, अभी इससे पहले भी एक गोली वाला सवाल आया था ना, एकदम आया था। उसमें क्या था कि आपको वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा हुआ था, लेकिन वहाँ पे आपको द्रव्यमान का मान दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको त्रिज्या का मान दिया है। इसका मतलब है आपको गोले का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा देखो हिंट भी दे दिया है इसमें, ठीक है। तो हिंट दिया है तो आप लोग हिंट का सहारा लीजिए भाई, कोई बात नहीं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि एफ ई बराबर क्या होता है एम जी, एफ की जगह पे क्यू ई लिख दोगे, और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व, आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन गुणे घनत्व गुणे जी। और जल का घनत्व आपका कितना होता है भाई, जल का घनत्व यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जल का घनत्व, जल ही ना, हाँ जल का घनत्व शायद 10⁻³ या जो भी होता होगा, ठीक है। आप लोग उसका हिंट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ई का मान चाहिए था, क्यू बराबर यानी हो जाएगा, तो ई बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो गुणे जी बटा ई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको है, अब आपको यहाँ पे जुझारूपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 19 क्वेश्चन देख लिए हुए थे, अब आते हैं हम लोग अपने 20वें वाले क्वेश्चन पर। और 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है कि दूरी r पर स्थित 2 बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। दोस्तों कार्य की डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये तो दोस्तों सब लोग जानते हो ना, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ये होता है ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब अगर मैं बात करूं कि अगर वह वृत्त का एक चक्कर काट रहा है, वृत्त है, वृत्त का एक चक्कर काट रहा है, तो एक चक्कर में विस्थापन कितना हुआ, 0। अगर एक चक्कर में विस्थापन हुआ 0, तो विस्थापन जगह पे रखेंगे 0 गुणे बल, तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी किया गया कार्य क्या हो गया है, 0। कितना आसान था ना। तो आपको यहाँ पे ये नहीं है कूलाम का नियम लगाना है, बल निकालना है, कुछ नहीं करना है। बस आप सिंपल सा जानते हैं कि विस्थापन बराबर, यानी एक चक्कर में जो विस्थापन होगा 0 होगा, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन 2018-2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ए में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण है। भाई हमने आपको फार्मूला बता के रखा है। क्या सर आपने फार्मूला बताया है कि टाउ, वेक्टर टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, होता है कि नहीं, वेक्टर टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो वेक्टर अगर फॉर्म में लिखें, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ही होता है कि नहीं, यस सर गजब, ये तो आपने बताया है। वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ही, देख लो जो है वैसे ही है, यानी आपका वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ही कौन सा है, बी वाला। तो बधाई हो भाई, आपको बी वाला आंसर आपका सही होता है। अब हम लोग आते हैं अपने 22वें वाले क्वेश्चन पर। दिख रहा है ना भाई 22वां क्वेश्चन, हाँ सर दिख रहा है भाई, हाँ मुझे भी भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से हाँ दिख रहा है। लिखा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है, सही है भाई, वेक्टर पी, यानी पी क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा, भाई पी हम जब पढ़ा रहे थे बताए थे भाई, पी जो है यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और उसकी दिशा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तभी तो जब हम लोग फिगर बनाते थे, माइनस क्यू को पहले और प्लस क्यू को बाद में लिखते थे, माइनस क्यू को पहले और प्लस क्यू को बाद में क्यों लिखते थे, क्योंकि जो वेक्टर पी है ना, वेक्टर पी एक सदिश राशि है, उसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मजाक है भाई आपके साथ, कितना आसान क्वेश्चन ना भाई। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 2l, क्यों, 2l दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को चेंज करोगे मीटर में, 5 गुणे 10⁻², और कितना दिया है, 5 कूलाम दिया है, 5 × 25, 25 गुणे 10⁻², कूलाम मीटर जो है भाई सही है, 25 गुणे 10⁻² कूलाम मीटर। कौन सा आंसर है, पहला आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। इसी तरीके से भाई आपका दूसरा क्वेश्चन है, यानी 24वां क्वेश्चन, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 2l का काम 3 सेंटीमीटर कर रहा है, क्यू का काम 2 कर रहा है, 3 दूनी 6,
6 गुणे 10 की घाते माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करोगे 10 घाते -6 और इधर वाला 2 6 2 8 6 गुणे 10 घाते -8 कुलाम मीटर। लो भाई आंसर हो गया। सोचो जरा कितना आसान है ना। चलो भाई एकदम आसान है, आसान आसान क्वेश्चन है, बस केवल 2-4 क्वेश्चन मिलते हैं भाई आपको टफ ना। अब ये 2-4 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो मज़ा कहाँ से मिलेगा। 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन से लिखा है भाई निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। मतलब दोस्तों 3 करती है और 1 नहीं करती है, उसी को आपको ढूंढ करके बता देना है कि कौन सा व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। तो इसके लिए आपको तो भाई फार्मूला याद होना ही चाहिए। कौन सा फार्मूला, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखो भाई चलो ऑप्शन देखते भाई। ऑप्शन तो भाई ऑप्शन आप ढक रहे हैं सर। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अच्छा पहले भाई व्युत्क्रम वर्ग हुआ क्या, भाई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। प्रोपोर्शनल टू 1/r² जो पालन करे वही तो हुआ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन। व्युत्क्रम मतलब हुआ नीचे और नीचे वर्ग लगा हुआ है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन हो गया यही। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर होता है KQ/r²। नीचे r² है, यस पालन करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर, दूरस्थ मतलब बोले तो अच्छी स्थिति, दूरस्थ बिंदु बोले तो क्या हुआ अच्छी स्थिति, दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आता है E बराबर K2P/r³ आता है। तो नीचे r³ आ गया। क्या ये वर्ग नियम का पालन करता है, नहीं करता है। ये पालन करता है, नहीं करता, कैसे पता चला, नीचे r³ आ गया। अगर ये r² होता तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता। ठीक है, आते भाई अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अच्छा और ऑप्शन देखोगे, सी वाला लिखा हुआ ए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का जो सूत्र आता है 1/4πε0 P/r² आता है। एक आवेशित गोले के कारण बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² आता है। मतलब सब में नीचे r² है, लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है उसमें नीचे r² नहीं है। ठीक है, आते भाई अपने 26वें वाले क्वेश्चन पर। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। देखो भाई एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल है वह निर्भर करता है। अरे भाई चाहे वैद्युत द्विध्रुव हो चाहे वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश हो गए तो 2 आवेशों के बीच जो बल होता है वह क्या होता है 1/r² या प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश, अच्छा भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अच्छा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 की घाते -31 kg। अब दोस्तों जब बहुविकल्पी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसको एकदम आंसर पूरी आंसर तक नहीं जाना होता है, आपको ऑप्शन देख करके आंसर लगाना होता है ना। ऑप्शन आप सामने रखे रहिए, ऑप्शन देखो मैं सामने है, ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, आप देख रहे हो भाई। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। दशमलव फ्री कर दें, दशमलव का इसको दे देंगे 20 हो जाएगा, इसको दे देंगे तो 32 हो जाएगा। 32 ऊपर जाएगा तो 32 में से 20 गया 12। ठीक है, अच्छा समझो कि 16/91 गुणे 10 की घाते 12। 16 को अगर 1.10 दे रहा हूँ 160/91 गुणे 10 की घाते 11 हो जाएगा। अब 91 से 160 में भाग दोगे एक बार जाएगा ना, एक बार कौन सा जा रहा है, एक बार पहला वाला जा रहा है। बाकी एक बार में और घात 11 हो, एक बार में जाए और घात 11 हो, कोई और है ऑप्शन, कोई ऑप्शन है एकदम नहीं है। तो कहाँ ज़रूरत है आपको भाग दे के चेक करने की पूरा, हाँ एकदम राइट 1.77 करने की, बस यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी 1.77 गुणे 10 घाती 11 गुलाम प्रति किलोग्राम, गुलाम प्रति किलोग्राम ये मात्रक हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने कि हमने एक ही वीडियो में आपके जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेशता क्षेत्र, उसके एक एक नंबर की जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे लगाने की पूरी कोशिश की है। और उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस लगाने में बहुत ही मज़े आए होंगे और मज़ा आया होगा। वीडियो को भाई ज़रूर से ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। ठीक है,
हालांकि सिस्टम देखो बहुत अच्छा बना नहीं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है और सॉल्यूशन उसका बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसको सिस्टम धीरे धीरे बना रहे हैं, तो थोड़ा सिस्टम बनाने में समय लगेगा, थोड़ा सा सब कुछ करने करने में टाइम तो लगेगा ही। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए जितना हो सक रहा है भाई उतना अच्छे से अच्छे, अच्छा से अच्छा, ठीक है, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना, ठीक है भाई। तो आप भी मेरे लिए कुछ करो और मैं आपको 100%, 100% जिसे बोलते हैं ना 100% अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ और दिन के दिन और उसमें भी सुधार लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग अगली क्लास में देखेंगे जो हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो गॉस का नियम वाला था, वैद्युत फ्लक्स था गॉस की पर में। अब हम लोग दूसरी अगली वाली वीडियो में, यानी जो आपको कल मिले या तो परसों मिले, जब भी मिलेगी उस वाली वीडियो में हम लोग वैद्युत फ्लक्स था गॉस की प्रमेय के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। उसमें वही एक एक नंबर के क्वेश्चंस और एक एक नंबर के क्वेश्चंस को लगाने का कुछ मज़ा और ही होता है जो आपने यहाँ पे देखा। आपने यहाँ पे देखा कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे थे जो आपको लगा कि हाँ सर ये क्वेश्चंस हमको थ्योरी और न्यूमेरिकल से अलग मिले, ठीक है। जैसे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यहाँ पे आपको 3 मात्रक मिल गए, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलम मीटर। ऐसे भी क्वेश्चन था जैसे वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपने और भी कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, झकास क्वेश्चन देखे जो आपको लगा कि हाँ यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चंस को अगर हम लोग टच नहीं करते तो ये सब हमारे टच में नहीं होता। तो आप लोग एक एक नंबर के क्वेश्चन को जरूर टच किए और एक एक नंबर के क्वेश्चंस का लगाने का मज़ा है ना दोस्तों, वो बहुत ही मज़ा है, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो उसका मज़ा ही कुछ और है, तो उसको मज़े को लीजिए बढ़िया से और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मस्त रहिए, एकदम मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ज़िंदगी का खूब आनंद लीजिए और पढ़ाई खूब मस्त से करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही जोरदार न्यूमेरिकलों के साथ, एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के साथ। तब तक चलते हैं दोस्तों, सभी को बाय बाय, ठीक है।